25 लाख का बेटा। जी नहीं बहन, हम तो दहेज में 25 लाख से 1 रुपया कम नहीं लेंगे। शादी करनी है तो करो वरना मत करो। हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, उसका सौदा नहीं जो 25 लाख देकर आपका पेट भरे। हाँ हाँ तो मत दीजिए 25 लाख। मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। अरे चलो सब यहाँ से। नलिनी अपने बेटे ध्रुव और पति के साथ वहाँ से चली जाती है। नलिनी, अगर तुम ऐसे ही हर जगह दहेज के नाम पर भीख मांगती रही ना, तो फिर तो होने से रही हमारे बेटे की शादी। अरे इकलौता बेटा है हमारा, ऊपर से उसकी सरकारी नौकरी भी है। पूरा हक बनता है हमारा 25 लाख पर, फिर कैसे ना मांगू। तो क्या हुआ माँ, हमारे पास क्या कमी है पैसों की? आपके कारण कल तक जो लड़कियां मुझसे शादी करने के लिए मरती थी ना, आज वो मुझे देखते ही दूर भाग जाती है। अरे तो इसमें इतना रोने की क्या बात है? तू देखना, मैं तेरे लिए उन लड़कियों से भी अच्छी लड़की ले आऊंगी। कब? जब हमारे बेटे की उम्र निकल जाएगी। अरे आपको क्यों इतनी जल्दी हो रही है? अभी सिर्फ 26 साल का ही तो है हमारा ध्रुव। तो क्या माँ, अब बुढ़ापे में मेरी शादी कराना चाहती हैं? नलिनी दोनों बाप बेटों के सवालों से परेशान होकर अपने कमरे में चली जाती है, जिसके कुछ दिन बाद फिर से नलिनी और उसका परिवार लड़की देखने जाता है। हमें तो आपका ध्रुव बहुत पसंद है, अगर आप कहें तो हम पंडित जी से बोलकर कल ही शादी का कोई शुभ मुहूर्त निकाल दें। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं स्मृति जी, हमें भी आपकी बेटी शालिनी बहुत पसंद आई है। लेकिन शादी का मुहूर्त निकालने से पहले जरा लेन देन की बात भी तो कर ले। जी मतलब ये कि दहेज कितना देंगी आप? देखिए, माफ कीजिएगा बहन जी, लेकिन हम दहेज के सख्त खिलाफ हैं। स्मृति की बात सुनकर नलिनी झट से खड़ी हो जाती है। यह क्या बात हुई? दहेज देने की औकात नहीं है तो साफ साफ बोलिए ना। खामखा हमारा समय बर्बाद कर दिया। हमें भी कहाँ पता था कि आप लोग भी दहेज के भूखे होंगे। कहने को किसी चीज की कमी नहीं है आपके घर में, उसके बावजूद भी दहेज का इतना लालच। आपसे लाख गुना अच्छे तो हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। शादी के नाम पर कम से कम सौदेबाजी तो नहीं करते। अब आप ना जरूरत से ज्यादा बोल रही हैं बहन जी। वैसे भी आप दहेज क्यों मांगेगी भला? दहेज फकीरों को नहीं, हम जैसे रईसों को दिया जाता है। अगर आपका हो गया हो तो जिस दरवाजे से आप अंदर आई थी ना, उसी दरवाजे से आप वापस जा सकती हैं। स्मृति की बातें सुनने के बाद नलिनी और उसका परिवार वहां से चला जाता है और ऐसे ही साल पर साल बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन नलिनी की मांग की वजह से कोई भी उसके घर की बहू बनने को तैयार नहीं होता, जिसके कारण अब ध्रुव की उम्र 32 साल पहुंच चुकी होती है। भाई, अब तो जल्दी आपके बाल भी सफेद होने शुरू हो जाएंगे। लगता है इस जन्म में तो मम्मी आपकी शादी होने ही नहीं देगी। सही बोल रही है तू। लगता है मम्मी की जिद के कारण मुझे कुंवारा ही मरना पड़ेगा। पापा, आप मम्मी को कुछ समझाते क्यों नहीं? अब मैं क्या समझाऊं बेटा, तुम तो जानते ही हो अपनी मम्मी को। जब तक उसे 25 लाख का दहेज देने वाला परिवार नहीं मिल जाता, तब तक वो तुम्हारी शादी नहीं कराएगी। तो क्या अगर कोई राजी नहीं हुआ तो भाई को जिंदगी भर देवदास बनकर ही रहना होगा? देख छोटी, मेरा ना मजाक मत उड़ा। मेरे सभी दोस्तों की शादी हो चुकी है, कुछ के तो बच्चे तक हो गए, और एक मैं हूँ जिसके बच्चे तो दूर शादी तक नहीं हुई। इतने में ही नलिनी भी वहाँ आ जाती है। यह क्या चल रहा है यहाँ? और ध्रुव, तुम्हें क्या हो गया है आजकल? कुछ दिनों से देख रही हूँ तुमने किस तरह से शादी की रट लगा रखी है। माँ, आपने तो 18 साल की उम्र में ही पापा से शादी कर ली थी ना, फिर मेरे साथ ये अन्याय क्यों कर रही हैं आप? अरे शादी के लिए इतना तड़पने की जरूरत नहीं है तुझे। आज नहीं तो कल तेरी शादी हो ही जाएगी। वैसे तैयार रहना, आज हमें लड़की देखने जाना है। क्या फायदा, वापस तो अपनी बेइज्जती करा कर ही आना है ना। कुछ कहा क्या तुमने ध्रुव? मैं कुछ कह सकता हूँ भला? कुछ ही देर में नलिनी और उसका पूरा परिवार अपूर्वा नाम की लड़की देखने चला जाता है।
पत्रलेखा जो कि अपूर्वा की माँ होती है वो कहती है, अपूर्वा बेटा, जरा सबके लिए चाय लेकर आना तो। अपूर्वा सबके लिए चाय लेकर बाहर आती है। अपूर्वा को देखते ही ध्रुव उस पर लट्टू हो जाता है। वो एकटक नजरों से उसकी ओर देखता रहता है। अपूर्वा बेटा, क्या कर रही हो आजकल? अंकल जी, मैं फिलहाल MBBS की पढ़ाई कर रही हूँ। पढ़ाई के बाद क्या इरादा है, जॉब या शादी? दोनों। ओफो, छोड़िए ना ये सारी बातों को। अपूर्वा, तुम्हें मेरा बेटा पसंद आया? अपूर्वा नीचे की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। जी माँ, मुझे भी अपूर्वा बहुत पसंद है। अरे तू चुप कर, तुझसे किसी ने पूछा क्या? हाँ, तो मैं बोल रही थी पत्रलेखा जी, आपकी बेटी ने तो हाँ कर दी है, तो क्या हम आपकी तरफ से भी हाँ समझे? जी हाँ, बिल्कुल पक्का समझिए। क्यों ना हम आज ही सगाई कर लें? अरे चुप कर नालायक। लगता है दामाद जी को बहुत जल्दी है। जल्दी तो हमें भी है, लड़के की उम्र जो जा रही है। आप फिर से शुरू हो गए। भगवान की कृपा से शांत हो जाइए आप लोग। अभी इस रिश्ते पर मेरी मुहर लगनी बाकी है। क्या हुआ समदन जी, हमसे कोई भूल हो गई क्या? अरे ना जी ना, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तो जानते हैं ना, हमारा सिर्फ एक ही बेटा है, ऊपर से सरकारी नौकरी भी। इसलिए हम चाहते हैं कि दहेज भी आप हमारी हैसियत के हिसाब से ही दे। वो क्या है ना, हमें समाज के लोगों को भी तो दिखाना पड़ता है ना। मैं कुछ समझी नहीं, आपको दहेज में क्या क्या चाहिए? अरे कुछ ज्यादा नहीं, 2 कार, एक AC, एक फ्रिज, 3 अलमारी, 2 सोने की अंगूठी और एक कपड़े धोने वाली मशीन बस। और हाँ, साथ में ना 25 लाख रुपए भी। नलिनी की मांगों की लिस्ट देखकर अपूर्वा के परिवार वालों के हाथ पैर फूलने लगते हैं। लेकिन हम इतने सारे सामान के साथ आपके लिए 25 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे कर पाएंगे? देखिए, अब वो सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर आपको मेरे बेटे को अपना दामाद बनाना है तो ये सब सामान शादी से 2 दिन पहले ही मेरे घर पहुंचाना पड़ेगा। माँ, आपको नहीं लगता आपने कुछ ज्यादा ही मांग लिया है? आखिर बेटी तो एक हमारे घर में भी है। कल को कोई उससे शादी के बदले भी इतना दहेज मांगेगा, फिर आप क्या करेंगी? तुझसे 1000 बार बोला है ना, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में मत बोला कर। समझ में नहीं आता तुझे? तुम समझ नहीं रही हो नलिनी, इतना दहेज मांगना जायज नहीं है। हाँ बहन जी, बेटी की शादी पर इतना कुछ देना हमारे लिए तो असंभव है। ये शादी करनी है या नहीं? अगर करनी है तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। मगर बहन जी, हम कहाँ से लेंगे आपको इतना कुछ? अगर हम अपना घर भी बेचते हैं ना, तब भी आपके 25 लाख पूरे नहीं हो पाएंगे। आप बस हाँ या ना बोलिए। मेरी तरफ से ना है, मुझे आपके घर की बहू बिल्कुल नहीं बनना। ये क्या बोल रही है तू अपूर्वा? मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ माँ। ये यहाँ शादी करने की नीयत से नहीं, बल्कि व्यापार करने के इरादे से आई हैं। लड़की जात होकर इतना चपड़ चपड़ कर रही है। तुझे अपनी घर की बहू बनाने से तो अच्छा है कि मेरा बेटा कुंवारा ही रह जाए। पर माँ, एक बार आप मुझसे तो पूछ लीजिए मैं क्या चाहता हूँ। मुझे अपूर्वा बहुत अच्छी लगी है, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ इसी से। देख ध्रुव, मैं पहले से ही गुस्से में हूँ, अब तू मुझे और गुस्सा मत दिला। चुपचाप चल यहाँ से, हम इस घर में एक पल और नहीं रहेंगे। इतना कहकर बिना एक पल की देरी किए नलिनी वहाँ से चल देती है। नलिनी के पीछे पीछे उसका परिवार भी चल देता है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना नलिनी? इतना दहेज कौन मांगता है भला? अपनी नहीं तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल रख लिया करो। अरे क्या गलत किया मैंने दहेज मांगकर? यही तो रीत होती है। तो क्या मम्मा, मेरी शादी में भी आप इतना ही दहेज देंगी? हाँ हाँ, अब तू भी बोल। एक तेरी ही कमी रह गई थी ना, पिद्दी भर के नहीं है और बातें शादी की कर रही है। ठीक ही तो बोल रही है माँ वो।
पैर उतने ही पसारने चाहिए जितनी चादर हो। इसलिए आप दहेज भी उतना ही मांगिए जितना कल आप छोटी को शादी में दे सकती हो। वाह, क्या जमाना आ गया है। बच्चे जवान होते नहीं कि उन्हें अपनी शादी की पड़ जाती है। और एक हमारा जमाना था जब हम शादी के नाम पर ही शर्मा जाते थे। माँ, आपके जमाने की बात अलग थी, उस हिसाब से मत चलिए। तब आपकी शादी कम उम्र में हो गई थी और यहाँ तो अब मेरे सफेद बाल आने लगे हैं। अरे सफेद बाल आ रहे हैं तो मेहंदी लगा ले। वैसे भी आज के समय में तो मेहंदी आम बात है। ध्रुव अपना पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। ऐसे ही 6 साल बीत जाते हैं और अब ध्रुव की उम्र 38 साल की हो चुकी होती है। 38। अपनी माँ की मांगों से परेशान होकर वो घर से भागकर शादी करने का फैसला लेता है और शादी के बाद घर वापस आता है। भैया, ये कौन है आपके साथ? ये भाभी है तेरी। ध्रुव की आवाज सुनकर कार्तिक और नलिनी भी बाहर आ जाते हैं। हे भगवान, ये तो किससे शादी करके घर आ रहा है? माँ, इसका नाम नयनतारा है। अब ये इस घर की बहू है। तूने इससे चोरी छिपे शादी कर ली और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? अपनी माँ को ना सही, कम से कम मुझे तो बता देता। क्यों बताता आपको पापा? आप लोगों के कारण ही आज मेरी उम्र 38 साल की हो चुकी है। और कब तक रहता कंवारा? मैं भी चाहता था कि कोई तो हो जिससे मैं अपना सुख दुख बांट सकूं, अपनी बातें शेयर कर सकूं। लेकिन माँ ने तो जैसे मेरी बात ना सुनने की कसम खा रखी थी। अरे तो इन सब का मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि तू जाकर किसी को भी इस घर की बहू बना लेगा? माँ प्लीज, मैं तंग आ चुका हूँ आपकी इन बातों से। अब नयनतारा मेरी पत्नी बन चुकी है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। मैं इसे अपना घर की बहू नहीं मानती। तो ठीक है माँ, अगर आप नयनतारा को अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती तो मैं और मेरी पत्नी अभी ये घर छोड़कर चले जाते हैं। अरे ये कैसी बात कर रहा है तू ध्रुव? सही तो कह रहा हूँ माँ। वैसे भी आपको कौन सा फर्क पड़ता है? आपने तो आज तक सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है। दहेज के लालच में आप इतनी अंधी हो चुकी थी कि ना आपको मेरी परेशानियां दिखी और ना ही आपको मेरी बढ़ती उम्र नजर आई। मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, लेकिन शादी करने से पहले तुझे भी मुझसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी। बात करके क्या होता माँ? आप मुझे 2-4 खरी खोटी सुनाती और मुझे फिर से अपने दहेज की डोर से बांध देती। मुझे माफ कर दे बेटा। मैं अपने लालच में इतनी डूब चुकी थी कि कभी तेरी ओर देखा ही नहीं, ना ही कभी तेरे दिल की बात जानने का प्रयास किया। काश मैंने कभी तुझे भी समझने की कोशिश की होती तो आज तुझे इतना बड़ा कदम नहीं उठाना पड़ता। कोई बात नहीं, देर से ही सही तुझे अकल तो आ गई और मुझे तो बहू पसंद है। अच्छा ही हुआ जो तूने खुद से शादी कर ली, वरना तो नलिनी इसका भी हिसाब किताब कर देती। नलिनी का सिर शर्म से झुक जाता है। देर से ही सही, लेकिन उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका होता है, जिसके बाद वो खुशी खुशी नयनतारा को अपना लेती है। बहू की सहेली। हाथ में थैला लिए रिया सब्जी मार्केट में सब्जी खरीद रही थी। तभी पीछे से रिया की बहुत पुरानी सहेली शांति आ जाती है और रिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहती है, रिया। ओह शांति, तुम यहाँ कैसे? अरे ये तो बताओ कैसी हो तुम? अरे बस बस बस, इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर पहले मुझे यहाँ रुकने के लिए कोई होटल बताओ ना। रूम चाहिए, ऑफिस के काम से यहाँ आई हूँ। फिर उसके बाद किसी रेस्टोरेंट में बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। अरे होटल क्यों? मेरा घर है ना, और तुम मेरी सबसे अच्छी सहेली हो। तुम्हें होटल में मैं क्यों रुकने दूंगी भला? कितनी अच्छी हो तुम। मैं तुम्हारी शादी में भी नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी यार। अरे कोई बात नहीं, शायद तुम्हें कोई बहुत जरूरी काम पड़ गया होगा इसलिए नहीं आ पाई। अब तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें कोई होटल वोटल में नहीं रुकना है। तुम सीधा मेरे साथ मेरे घर चलो, वहीं रहना। तुम्हें जितने दिन रहना है उतने दिन आराम से रहना वहां। अरे पर तुम्हारे ससुराल वाले। अरे उनकी फिक्र मत करो, बहुत अच्छे हैं सभी। फिर क्या था,
रिया अपनी सहेली शांति को अपने घर ले जाती है और सबसे मिलवाती है, अपनी सास संतोष से, बेटी अंजलि से। अच्छा रिया, तुमने मुझे सभी से तो मिलवा दिया, पर पतिदेव कहाँ है तुम्हारे? उनसे तो मिलवा दे। देखे तो सही किसने हमारे रिया का दिल चुराया है। अरे वो ना इस टाइम ऑफिस में होते हैं, जब ऑफिस से आएंगे तो मिलवा दूंगी। चलो तुम्हें रूम दिखा दूं, अब तुम आराम करो। रिया शांति को रूम में छोड़कर आ जाती है। बहू, तुम्हारी जो सहेली है ना, वो अब हमारे घर की मेहमान है। उसकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। उसके लिए कुछ अच्छा सा बना दो खाने में, और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता देना, मुझे मार्केट से मंगवा दूंगी। जी ठीक है माँ जी। माँ, वो जो आंटी है वो कौन है? कहाँ से आई है? मेरी बिटिया रानी, सब बताती हूँ। मेरे साथ मेरे कमरे में चलो। अभी अपनी मम्मी को परेशान मत करो, अभी काम में लगी है ना। संतोष अंजलि को अपने कमरे में ले जाती है। इतने में वरुण भी ऑफिस से घर आ जाता है। वरुण अपना ऑफिस बैग साइड में रखकर सीधा अपने रूम में जाता है। वहां शांति पीठ करके खड़ी होती है तो वरुण को कुछ पता नहीं चलता और वो शांति को अपनी बाहों में भर लेता है। जानू, आज तो बहुत थक गया हूं मैं। तभी शांति पीछे मुड़ती है। उसे रिया की जगह देख वरुण चौंक जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? तभी वहां रिया आ जाती है। वरुण, ये मेरी सहेली है। अब माफ करना, मुझे लगा रिया है, इसलिए मैंने तुम्हें। कोई बात नहीं जीजू, मुझे बुरा नहीं लगा। रिया, तुम्हारे पतिदेव किसी हीरो से कम नहीं। सो हैंडसम। अरे कुछ भी। अच्छा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही थी? अरे तुम्हारा घर देख रही थी। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो जल्दी से हॉल में आ जाओ, सभी साथ में बैठकर खाना खाएंगे। मैंने सब कुछ तुम्हारी पसंद का बनाया है। तुम्हें अभी भी याद है कि मुझे खाने में क्या पसंद है? अच्छा, चलकर खुद ही देख लो। फिर सभी डाइनिंग टेबल पर एक साथ खाना खाते हैं, पर शांति की नजर तो वरुण पर थी, बस खाने पर नहीं। तभी शांति टेबल के नीचे से वरुण को पैर मारती है। अब ये क्या है? क्या हुआ वरुण? कुछ नहीं, तुम खाओ, मेरा पेट भर गया है, मैं सोने चला। अरे जीजू, आपने तो कुछ खाया ही नहीं, ऐसा का ऐसा ही रखा है प्लेट में खाना। हाँ बेटा, तुमने खाना ठीक से खाया नहीं, क्या बात है? अब वो माँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोने जा रहा हूँ। फिर वरुण अपने रूम में सोने चला जाता है। थोड़ी देर में रिया भी वहां आ जाती है। आप ऐसे ही उठकर आ गए, कहीं शांति बुरा मान गई तो? रिया, एक बात बोलूं? बुरा मत मानना। अरे बोलो ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? वो जो तुम्हारी सहेली है ना, वो कुछ अजीब है। आप शांति की बात कर रहे हैं? हाँ, वो ऐसी ही है, थोड़ी मस्तीखोर। उसकी किसी भी बात का बुरा मत मानना। वैसे भी वो हमेशा थोड़ी ना यहाँ रहने वाली है, 1-2 दिन में चली जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह ऑफिस पे तो जाना है। तुम्हारा क्या, तुम तो अब पूरा दिन अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ाओगी। बिल्कुल सही कहा आपने, आखिर हम दोनों कितने साल बाद जो मिले हैं। देख अंजलि, बातें तो होती रहेगी, लेकिन आज तो कुछ काम की बात सुन। क्या हुआ? ऐसी क्या खास बात बताने वाली हो दीदी जो ऐसा कह रही हो? देख अंजलि, तू अभी पहली बार सास बनने वाली है, लेकिन मुझे ना सालों का अनुभव हो गया है। अपने अनुभव से तुझे बता रही हूँ, नई बहू आएगी ना तो उसके साथ कड़क बनकर रहना, वरना आजकल की लड़कियां इतनी तेज है कि तुझे बेच कर खा जाएगी और तुझे पता भी नहीं लगेगा। अरे दीदी, आप तो मुझे डरा रही हैं। मैं तो पहले ही सास बनने के नाम से घबरा रही हूँ, ऊपर से आप जो मुझे ऐसी बातें करके डरा रही हो। देख अंजलि, मुझे पता है कि तू है बड़ी सीधी सादी। अगर मैंने तुझे समझाया नहीं ना तो बहुत लंबा फंसेगी तू।
मैं तेरी बड़ी बहन हूँ, तेरे भले के लिए कह रही हूँ। अब तू ही देख ले, 5 साल हो गए मेरे नीरज की शादी को। मजाल है जो मेरी बहू मेरे सामने चूं भी कर पाती हो। अरे पहले दिन से ही लगाम खींच कर रखी है मैंने उसकी, इसलिए हर हुक्म मेरा सर झुका कर मानती है। ऐसा भी क्या किया दीदी आपने जो आपकी बहू आपके इशारों पर नाचने लगी? मैंने तो सुना है आजकल की बहू किसी की सुनती नहीं। मेरी सहेली है ना शीला, कल ये बता रही थी कि उसकी बहू तो उसकी एक बात नहीं मानना चाहती, और घर के काम तो करने के नाम से उसे ऐसी आफत आती है कि पूछो मत। बिल्कुल सही कह रही है तेरी सहेली। अरे आजकल मॉडर्न ज़माना हो गया है, लड़कियां शादी क्यों करती हैं? सिर्फ चटक मटक बनकर पति के कंधे पर हाथ रखकर बाजार में घूमने के लिए। घर की जिम्मेदारियां, खाना बनाना, रसोई, इन सब से उन्हें कोई मतलब नहीं। अगर तूने शुरू से ही उसे जिम्मेदारियों का एहसास नहीं दिलाया ना, तो मैं तुझे बता रही हूँ, या तो सारी जिंदगी रसोइयों के हाथ की रोटी खानी पड़ेगी, वरना तू बहू को बनाकर खिलाएगी। अच्छा हुआ दीदी जो आपने मुझे बता दिया, वरना मैं तो बहू को बेटी बनाकर रखने के चक्कर में थी। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अगर शुरुआत में ही मैंने ढील दे दी ना तो सर पर चढ़ जाएगी वो, और फिर मुझे ही सारी उम्र उसकी चाकरी करनी पड़ेगी। बड़ी बहन की सलाह मानकर अंजलि मन बना लेती है कि जैसे ही उसकी बहू साक्षी शादी करके वहां आएगी, वो उसे एकदम आड़े हाथों ले लेगी, ताकि उसकी आदत बिगड़ ही ना पाए। 1 सप्ताह के बाद ही अंजलि के बेटे कुणाल की शादी साक्षी से हो जाती है, और साक्षी बहू बनकर अंजलि के घर आती है। शादी के बाद साक्षी बहू, देखो अब तुम्हारी शादी को 1 सप्ताह पूरा हो गया है, अपनी जिम्मेदारियां संभालो। अरे भाई, कब तक बूढ़ी सास के हाथ का पका हुआ खाना खाती रहोगी तुम? अरे नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मेरे मन में तो सचमुच ऐसा कुछ भी नहीं है। बताइए क्या बनाना है, जैसा आप कहेंगी मैं बना दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं हफ्ते भर का पूरा किचन प्लान तुझे रेडी करके दे देती हूँ। देख, अभी तो इस घर में नहीं है, हर घर के अपने कुछ रीति रिवाज और रहन सहन होता है। तुझे उसे सीखना और समझना होगा, लेकिन उसे समझने में तुझे थोड़ा समय तो लगेगा ही। तब तक तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने पेपर पर पूरे सप्ताह का प्लान लिख दिया है, अब बस तू उसी के अकॉर्डिंग अपनी रसोई संभाल ले। ठीक है माँ जी, लेकिन आपके यहाँ ये पूरे सप्ताह का रसोई प्लानर बन जाता है? ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ। मेरे मायके में तो ऐसा कोई नियम नहीं था। मेरी मम्मी तो जब जो दिल में आया उठाकर पका देती थी। कौन से दिन कौन सी सब्जी बनेगी ये भी पहले ही तय हो जाता है। मैं तो पहली बार देख रही हूँ। देखो बहू, मैंने अभी अभी तुम्हें समझाया ना, हर परिवार का अपना रहन सहन होता है। अब ये बात बात में मेरे मायके का गाना यहाँ पर सुनाने की जरूरत नहीं है। बेहतर होगा तुम ससुराल के तरीके सीखो और यहाँ के रंग में ढलने की आदत डाल लो। सास के तेवर देखकर बहू साक्षी बिल्कुल सहम गई थी। माँ जी, आप मेरी बात का गलत मतलब निकाल रही हैं। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। आप ठीक कह रही हैं, मुझे यहाँ के तौर तरीकों को सीखना होगा। ठीक है, कल से मैं आपके प्लानर के अकॉर्डिंग ही खाना बनाया करूँगी। माँ जी, आपने लिखा है कि सोमवार के दिन आलू टमाटर बनाना है, लेकिन घर में तो एक भी टमाटर नहीं है। आप प्लीज़ बाज़ार से टमाटर मंगवा लीजिए ना, तभी तो आलू टमाटर बना पाऊँगी। लो जी, अब लंगड़े की टांग पकड़ेंगे तब लंगड़ा झाड़ू लगाएगा। अब ये आलू टमाटर बनाएगी तो इनके लिए 2 लोग लगाने पड़ेंगे जो इन्हें बाजार से सामान सब्जी ला करते। देख बहू, रसोई की जिम्मेदारी का मतलब 1 से लेकर 100 तक सारे काम तुझे ही करना है। बाजार जाकर सामान लाना, जो सामान खत्म है उसकी लिस्ट बनाना, और समय पर सबको खाना बना कर देना, ये सब रसोई के ही तो काम है, और इन्हें तो तुझे ही करना है। ठीक है माँ जी, आप नाराज़ मत होइए। अब से बाजार से सामान लाने का काम मैं ही कर दिया करूँगी। सास की बात सुनकर बहू थैला उठाकर बाजार की ओर निकल जाती है। सब्जी वाले भैया, ये टमाटर कैसे दिए? मैडम, टमाटर तो 120 रुपये किलो है, 1 किलो तोल दो क्या? क्या 120 रुपये? माँ जी ने तो सब्जी लाने के लिए बस 150 ही दिए हैं। अगर 120 के टमाटर ले लूँगी तो बाकी की सब्जियाँ कैसे आएंगी? ऐसा करती हूँ, आधा किलो टमाटर ले लेती हूँ। साक्षी बड़ी मुश्किल से 150 रुपये में थोड़ी थोड़ी सब्जियाँ लेकर घर पहुँचती है खाने के समय। अरे बहू, ये क्या, बस इतनी ही सब्जी बनाई है तूने? और ये क्या है, आलू टमाटर में टमाटर नजर क्यों नहीं आ रहे? माँ जी, मैंने सुबह ही आपको बताया था कि घर में टमाटर खत्म हो गए। हाँ तो तू गई थी ना बाजार झोला लटका के, लेकर नहीं आई बाजार से टमाटर?
लाई थी माँ जी, लेकिन टमाटर 120 रुपए किलो है। आपने तो मुझे बस 150 रुपए दिए थे सब्जी के लिए। इतने पैसों में सिर्फ आधा किलो टमाटर ही आ पाए, इसलिए मैंने 2 टमाटर शाम की सब्जी के लिए बचाकर बाकी सारे आलू टमाटर में डाल दिए। देख बहू, अब से ना रसोई का बजट मैनेज करना तो तेरा काम है। मैंने तो तुझे लिस्ट बनाकर दे दी है कब और क्या बनेगा, बाकी की जिम्मेदारियां तेरी है। देखिए माँ जी, मुझे खाना बनाने में कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप भी तो समझने की कोशिश करिए। अब 120 रुपए किलो वाला टमाटर खाना तो कोई समझदारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक टमाटर के दाम कम नहीं हो जाते, हमें ऐसी सब्जियां खाने पर जोर देना चाहिए जिनमें टमाटर नहीं डलता। ऐसा करने से हमारा बजट भी नहीं बिगड़ेगा और हम रोज ताज़ा और अच्छा खाना भी खा सकेंगे। देख, तुझे अभी इस घर में आए 20 दिन हुए हैं और मैं पिछले 25 सालों से गृहस्थी संभाल रही हूँ। अब उम्र और अनुभव तुझसे ज्यादा है ना मेरे पास, इसलिए मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या कह रही हो। काम ना करने के 100 बहाने मुझे मत सुना। अगर मैं थोड़ी सख्ती ना करूँ तो तू बजट के नाम पर एक दिन खाना बनाकर 4 दिन खिलाया हमें। अरे मैं सबके भले की बात कर रही हूँ, लेकिन मम्मी जी को तो मेरी इस बात में भी परेशानी नजर आ रही है। शाम के समय, अरे बहू, शाम के 5:30 बज रहे हैं। बनाना शेक बना लिया कि नहीं? तुझे पता है ना हम लोग शाम में चाय नहीं पीते, इसलिए शाम में बनाना शेक बनाना था। आप ठीक कह रही माँ जी, शाम के समय कुछ हल्का भोजन खाना ही पसंद करना चाहिए, लेकिन केले इस समय खाना ठीक नहीं रहता। त्योहार का समय है, इसलिए ऐसे में कच्चे केले तोड़कर उन्हें केमिकल से पकाया जाता है। ऊपर से उनका दाम भी दोगुना कर रखा है। आप कुछ और खा लीजिए ना, बताइए क्या बना दूँ आपके लिए? देखो तो कैसे पटोर पटोर जुबान चल रही है, जैसे ये दादी अम्मा है और हम कल के पैदा हुए, हमें कुछ पता ही नहीं। अरे भाई, मिलावट किस चीज में नहीं है? अब कल को तू कहने लगेगी कि गेहूं और चावल में भी मिलावट है, तो रोटी खाना छोड़ दो। ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत ना है, जैसा मैंने कहा है चुपचाप वैसा करती जा। साक्षी अपनी सास को समझाने की बार बार कोशिश करती, लेकिन उसकी सासू माँ तो जैसे कसम खाकर बैठी थी कि बहू की बात उसे सुननी नहीं है। सास के इस रवैये के कारण बेचारी बहू साक्षी रोज बाजार जाती और उनकी फरमाइशों के हिसाब से सब्जियां खरीद कर लाती। साक्षी की सास और बाकी के परिवार वालों को इस बात से कोई मतलब नहीं था कि इस समय बाजार में दाल और सब्जियों के दाम क्या चल रहे हैं। उन्होंने तो एक निश्चित बजट उसके हाथ में थमाकर रसोई की तरफ से आंख फेर ली थी। अरे भाई अंजलि, कैसी चल रही है बहू की ट्रेनिंग? अरे दीदी, जैसा आपने बताया था ना, मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। बिल्कुल टाइट करके रखा है बहू को। 7 दिन 7 तरह का खाना बनवा रही हूँ। सही कह रही थी आप, आजकल की बहू है ना रसोई के काम से जी चुराती हैं, लेकिन मैंने भी जरा से भी ढील नहीं दी उसे। कान पकड़कर लाइन पर लगा रखा है उसे। ठीक है, अब तो ही देख ले, मैं भी तो अपनी बहू को टाइट करके रखती हूँ, तभी तो आज तक उसके हाथ की बनी रोटियां खा रहे हैं हम, वरना ये तितली तो कब की फुर्र हो गई होती। माँ जी, आपने लिखा है कि आज भिंडी बनानी है, लेकिन बाजार में तो इस समय भिंडी का सीजन ही नहीं है। भिंडी बहुत महंगी मिल रही है। भिंडी की जगह कोई और सब्जी बना दूँ तो नहीं चलेगा क्या? अरे भाई, तू थोड़ी मंद बुद्धि है क्या? है, बातें तेरे समझ में नहीं आती? 7 दिन की रसोई में 7 तरह की सब्जियां बनेंगी और वो 7 तरह की सब्जियां सबकी पसंद के हिसाब से मैंने तुझे पहले ही बता रखी है। अब तू क्यों रोज रोज मेरा दिमाग चाटने के लिए चली आती है? अरे तू कोई खानदान की पहली बहू नहीं है। मेरी जीजी है ना, उनकी बहू 5 साल से सब संभाल रही है। मजाल है जो सास की किसी बात को काटती हो। चूं की आवाज नहीं निकलती उसकी दीदी के सामने, और फर्राटे से तीनों टाइम खाना समय से बनाकर टेबल पर लगा देती है। एक तू है, रोज मुंह लटका कर मेरे सामने खड़ी हो जाती है। कभी कहती है टमाटर महंगे है, कभी कहती है केले में मिलावट है, और आज चली आई भिंडी के महंगे होने का रोना रोने। अरे भाई, कोई सब्जी महंगी हो जाएगी तो खाना छोड़ देंगे क्या? साक्षी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हो रही है। वो तो पूरे मन से अपनी गृहस्थी को समेट कर चलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर तीसरे दिन उसे सास अंजलि के मुंह से फटकार सुनने को मिल रही थी। ऊपर से मौसी जी की बहू के साथ होता उसका कंपैरिजन उसे अंदर तक छलनी कर देता। अभी साक्षी की शादी को कुछ ही महीने बीते थे कि एक दिन अंजलि की बड़ी बहन का फोन आता है। अरे अंजलि,
तेरे जीजा जी कई दिन से मिलने के लिए कह रहे हैं। हमने सोचा है रविवार को हम परिवार सहित तेरे यहाँ आएंगे। अरे क्यों नहीं दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात करी है आपने। आप चिंता मत करो, मैं सब तैयारी कर लूंगी। रविवार के दिन मौसी जी अपने पूरे परिवार को लेकर अंजलि के यहाँ पधार जाती हैं। जब से बहू साक्षी को पता चला था कि सासू माँ की बड़ी बहन खाने पर आ रही है, वो बेचारी एक पैर पर पूरे घर में नाच रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सासू माँ की बहन की खातिरदारी में अगर जरा सी भी कमी हुई तो सास अंजलि उसे दिन में तारे दिखा देगी। अरे भाई साक्षी, एक बात बताओ, इतना खाना तुमने अकेले बनाया है? जी भाभी, क्या हुआ, आपको पसंद नहीं आया क्या? पसंद? अरे भाई खाना तो लाजवाब बना है, लेकिन ये बताओ इतना काम अकेले कैसे कर लेती हो तुम? कहाँ से लाती हो इतनी एनर्जी? अरे भाभी, आप मेरा मजाक उड़ा रही है ना? बस आप ये समझ लीजिए, आपको देखकर, आपके बारे में सुन सुनकर आपकी तरह ही बनने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मैं जानती हूँ आपके जैसा बन पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करती रहती हूँ। मेरी तरह? लेकिन मेरी तरह क्यों बनना है भाई तुम्हें? और अगर मेरी तरह बनना है तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है? मैं समझी नहीं भाभी, आप क्या कहना चाह रही हैं। मैं जानती हूँ आप पूरे परिवार की जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह संभालती हैं, सबकी पसंद का खाना बनाती है, मौसी जी की एक आवाज़ पर दौड़ी चली जाती हैं, उनकी कही हुई बातों को पत्थर की लकीर समझती हैं और कभी उनसे पलटकर कोई सवाल जवाब भी नहीं करती। लेकिन मैं क्या करूँ, लाख कोशिश करने के बाद भी ना आदर्श बहू नहीं बन पा रही हूँ। कुछ ना कुछ गलती तो हो ही जाती है मुझसे, लेकिन मैं जानती हूँ समय के साथ आज नहीं तो कल मुझे भी आपकी तरह इस परिवार को चलाना आ ही जाएगा। अरे अरे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, ये सब क्या बोले जा रही हो तुम? तुमसे किसने कह दिया कि मैं आदर्श बहू हूँ? देखो साक्षी, मैं जो हूँ नहीं ना, वैसा होने का नाटक करना मुझे पसंद नहीं है। मुझे किसी की आदर्श बहू बनकर सारी जिंदगी जीने का कोई शौक नहीं है। ये सब किसने कहा तुमसे? मैं अपनी पूरी जिंदगी किसी को खुश करने में नहीं बिता सकती। मैं सिर्फ वही करती हूँ जो सही है। गलत बात मैं किसी की भी नहीं सुनती, ना मैं किसी को गलत कहती हूँ, ना किसी को अपने बारे में कुछ गलत कहने देती हूँ। अब किसी को मेरी बातें बुरी लगती हो तो लगे, मुझे उससे क्या। अरे भाभी, माँ जी तो कहती है कि पावनी की जैसी बहू खानदान में आज तक किसी की नहीं हुई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो चलो, आज तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर कर देती हूँ। पावनी जाकर सीधा अपनी सास के सामने सोफे पर बैठ जाती है। वहीं पर अंजलि भी बैठी हुई अपनी बड़ी बहन से बातें कर रही थी। मम्मी जी, एक बात बताइए, मुझे अभी पता चला है कि आप सप्ताह के 7 दिन में मुझसे 7 तरह का खाना बनवाती हैं, मुझे अपनी इशारों पर नचाती हैं। इतना ही नहीं, मैं आपकी एक आवाज़ पर थर थर कांपने लगती हूँ। अरे ये क्या कह रही है बहू, ऐसा किसने कह दिया तुझसे? अरे भाई, तुझे मेरे सामने कांपने की क्या ज़रूरत है? तू कोई कैदी थोड़ी ना है जो जेलर को देखते ही कांपना शुरू कर देगी। अच्छा सासू माँ, अभी तो आपके विचार मुझे बड़े साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये तो बताइए, अगर आपके विचार इतने अच्छे हैं तो मेरे बारे में ये सारी बातें मौसी जी से किसने कही? अरे दीदी, आप तो रंग बदलने लगी। ठीक है, तो पूछ रही है पावनी बहू, आप ही ने तो ये सारी बातें मुझसे कही थी ना कि बहू को पहले दिन से ही मुट्ठी में दबाकर रखना, वरना सर पर चढ़कर नाचने लगती है। और आपने भी तो अपनी बहू को पहले दिन से ही अपनी मुट्ठी में बंद करके रखा है ना, तभी तो वो पिछले 5 साल से आपकी एक आवाज पर थर थर कांपने लगती है। अरे चुप कर नालायक, मैंने तो तुझे जो कुछ भी समझाया तेरे भले के लिए समझाया। मैं नहीं चाहती थी कि पिछले 5 साल से जो मैं भुगत रही हूँ वो तू भी भुगते। देख ले मेरी बहू की कैसे चप्पर चप्पर जबान चल रही है। अरे अगर मैंने टाइट करके रखा होता ना तो आज मुझे ये दिन थोड़ी ना देखना पड़ रहा होता। मैंने तो तुझे जो कुछ भी कहा तेरे भले के लिए कहा। दीदी, अगर वाकई यही बात थी कि आप मेरा भला चाहती थी तो आपको मुझे सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। ये पावनी बहू के बारे में झूठी बातें करने के बाद आपने मेरे मन में शुरुआत से ही मेरी बहू के लिए कड़वाहट भर दी। इसीलिए मैंने तो कभी उसके साथ अपने रिश्ते सुधारने के बारे में कोशिश ही नहीं की, बस हमेशा उसे अपनी एड़ी के नीचे दबाकर रखने की कोशिश में लगी रही। देखिए मौसी जी, मैं मानती हूँ कि माँ जी ने आपके मन में गलत बातें भरने की कोशिश की, लेकिन इन सब में सबसे बड़ी गलती तो आपकी है।
आपकी बहू को आदर, सम्मान और प्यार देने के बजाय आप ऐसे कैसे किसी की भी बातों में आकर अपना रिश्ता बिगाड़ने के लिए चल पड़ी? कल को अच्छे बुरे वक्त में आपके काम तो साक्षी ही आएगी ना, रिश्तेदार नहीं। फिर बहू को सम्मान देने के बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग? और साक्षी, तुम्हें इस झूठे आदर्श बहू, बेस्ट बहू होने की रेस में दौड़ने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है कि मैं सप्ताह के 7 दिन घर वालों को खाना बनाकर नहीं खिलाती। खाना मैं भी बनाती हूँ, लेकिन मैं किसी की फालतू डिमांड पूरी नहीं कर सकती। और हाँ, घर की सारी जिम्मेदारी मेरे अकेले की नहीं है। ऐसा नहीं है कि सासू माँ हंटर चलाएं और मैं भाग भाग कर पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालूं। घर में अगर सब लोग हैं तो जिम्मेदारियां भी सब लोग में बंटनी चाहिए। सबको हाथ पैर हिलाने की जरूरत होती है। बहू कोई सुपर वुमन नहीं है। पावनी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। तेरी किसी भी बात को कभी समझने की कोशिश ही नहीं करी। दीदी की बातों का पर्दा पड़ा हुआ था मेरी आंखों पर। अरे मैं जब भी तेरे साथ थोड़ी नरमी बरतने की कोशिश करती तभी दीदी का फोन आ जाता और मेरे कान भर देती और मुझे याद दिलाती कि मैं एक सास हूँ और सास अकड़ कर रहती हुई ही अच्छी लगती है। लेकिन मैं वादा करती हूँ, आगे से मैं तेरे साथ कोई ज्यादती नहीं करूँगी। अपने घर चलिए माँ जी। इन लोगों का मैटर तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपने यहाँ जितना रायता फैलाया है ना, हमें भी तो वो सब सेटल करना पड़ेगा। अब आप क्या चाह रही हैं, मैं यहीं पर शुरू हो जाऊं या घर चलेंगी? अरे बेटा, तू नाराज होगी। मैंने तेरे बारे में कोई गलत बात किसी से नहीं की। अरे चाहे मैंने झूठ बोला हो, लेकिन तेरे बारे में तो अच्छी बातें ही फैलाई है। सच में बेटा। आपका सच झूठ अच्छा बुरा अब मैं अपने घर चल के समझूंगी माँ जी। फिलहाल तो आप इस समोसे को छोड़िए और मेरे साथ घर चलिए। पावनी सास का हाथ पकड़कर उसे अपने घर की ओर ले गई और यहाँ अंजलि शर्मिंदगी से अपनी बहू को देख रही थी।